तो मून के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मून जो है वो यहाँ पर अर्थ से दिखाई देने वाली जो नियरेस्ट बॉडी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मून को लेके बहुत सारे गाने बने, ठीक है। मून को लेके काफी ज्यादा जो है लगातार चर्चाएं रही, ठीक है। मिशन चंद्रयान भी चलाया गया तो गाना भी था, चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। चांद सिफारिश करता है, ऐसे कई गाने हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उस मून की स्टडी नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक मून की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक्चुअली में जो मून है, मून अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ का जो है यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, उसकी अपनी एक ऑर्बिट है। यूनिवर्स में हर चीज का एक स्पेसिफिक पाथ होता है, ठीक है। कोई भी बिना पाथ के नहीं घूमता है, अपने निश्चित पाथ पर है, अपनी निश्चित एनर्जी पर है, पर्टिकुलर एनर्जी पर है। और डिसिप्लिन जो है यूनिवर्स है, यूनिवर्स में डिसिप्लिन सीखने के लिए मिलता है। खैर, और अर्थ के साथ साथ वो सन का भी जो है एक चक्कर पूरा करता है अराउंड द, क्योंकि वो सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ जो है सन के चारों ओर जो है रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मून को दो काम करने पड़ते हैं। मून अपनी ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है और उसकी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। तो मून क्या है एक्चुअली, मैंने बताया कि मून जो है सबसे नजदीक एस्ट्रोनॉमिकल एक बॉडी है जो अर्थ से दिखाई देती है, ठीक है। और अर्थ का एक परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट भी है। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं अर्थ पे, एक मैनमेड होते हैं और दूसरे जो है नेचुरल होते हैं, ठीक है। मैन सैटेलाइट के बारे में अगले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो मून में दो तरह के जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जियो सिंक्रोनाइज, ठीक है, राइट। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं यहाँ पर पोलर सिंक्रोनाइज, ठीक है, ऐसे, राइट। जो जियो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि अर्थ में एक जगह स्टेबल होकर, अर्थ ऊपर ऑर्बिट में एक जगह स्टेबल होकर और वो चारों चक्कर लगाते हैं अर्थ के साथ साथ, वो जियो स्टेशनरी होते हैं। और जो अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, ठीक है, वो जो है पोलर स्टेशनरी होते हैं, राइट। चलिए खैर, तो इनको अलग अलग लॉन्च व्हीकल से भेजा जाता है। जैसे आप सुनते हैं ना कि जीएसएलवी से भेजा या पीएसएलवी से भेजा। अगर वो जियो सिंक्रोनाइज्ड है, जियो स्टेशनरी है, तो वो जाएगा जीएसएलवी से, ठीक है, राइट। और अगर वो पोलर जो है स्टेशनरी है तो वो जाएगा पीएसएलवी से, राइट। तो इस तरीके से दो तरह के जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। खैर एनीवे, तो यहाँ पर ये नेचुरल सैटेलाइट होता है। और मैंने बताया कि मून जो है सेकंड ब्राइटेस्ट जो है रेगुलर विजिबल ऑब्जेक्ट है अर्थ में, लेकिन अर्थ के सबसे नजदीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहां पर दूसरे उनकी बारी आती है। और इसका जो सरफेस एक्चुअली वो डार्क है, ठीक है, जो वहां से दिखाई देता है। और उस पर कोई एटमोस्फेयर में नहीं है। एटमोस्फेयर ना होने की वजह से वो ब्लैक दिखता है। जैसे आप पीछे देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा। आप जैसे नील आर्मस्ट्रांग का फोटो देखेंगे कभी मून पे, तो उसके पीछे ब्लैक होगा, क्यों? एटमोस्फेयर नहीं है। एटमोस्फेयर ना होने की वजह से वहां पे सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्शन क्यों होती है? रिफ्लेक्शन होती है एस्फाल्ट की वजह से। वहां पे काफी बड़ी मात्रा में, लगभग 40% टोटल उसके सरफेस पे एस्फाल्ट जो है देखने के लिए मिलता है। एस्फाल्ट एक तरह का कंक्रीट होता है जो रोड सरफेस में, पार्किंग में, एयरपोर्ट वगैरह और डैम वगैरह बनाने में जो है काम में लाया जाता है, काफी मजबूत रहता है, ठीक है। अब बात करें तो मून है, मून सिंक्रोनाइज है आपकी रोटेशन के साथ साथ, ठीक है। तो उसको जो है उसका इसीलिए मतलब कैसे सिंक्रोनाइज है कि उसका एक फेस हमेशा अर्थ की ओर होता है, यानी कि वो अपनी एक्सिस पर और ऑर्बिट पे सेम स्पीड से घूमता है, जिसकी वजह से वो उसका अर्थ की तरफ एक ही हिस्सा रहता है। ये देखिए आप, उसको नियर साइड बोलते हैं, दूसरी को फार साइड बोला जाता है। जो अर्थ की साइड रहती है उसे हमेशा नियर साइड बोलते हैं। आज तक जितने भी मून एक्सप्लोरेशन हुए ज्यादातर वो नियर साइड हुए हैं। चाइना ने फार साइड पे एक मून एक्सप्लोरेशन किया है, बाकी यानी कि 60% तक का जो मून का सरफेस है वो अर्थ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये मून है वो जो है यहाँ पर अर्थ के अराउंड सराउंडिंग में घूमता है। तो मून का जो ऑर्बिट है, ठीक है, वो 5 डिग्री इंक्लाइन है, मतलब मून भी इंक्लाइन है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। मून का भी थोड़ा सा टिल्ट है, मून की जो ऑर्बिट है वो टिल्ट है 5 डिग्री तक, ठीक है। इसी वजह से वो हमेशा जो है वो अपना यहाँ पर जो एक्लिप्स वाला
सीन नहीं होता है। ठीक है, दो टर्म आती है, एक होता है न्यू मून और एक होता है फुल मून। ये मैं बता देता हूँ। न्यू मून कब होता है? न्यू मून तब होता है जब क्या होता है कि जो सन होता है, ठीक है, वो मून के पीछे की तरफ, यानी कि सन जो है वो मून के पीछे हो और मून रिफ्लेक्ट ना हो, मून की लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। कैसे कि यहाँ पर मून होगा, यहाँ पर ये अर्थ है और सन की जो सनरेज है वो यहाँ से आके रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट हो पाती है, तो फार साइड हमें दिखाई देती है, मतलब वहां पे क्योंकि लाइट नहीं आती इसलिए वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, राइट, तो इसलिए वो विजिबल नहीं होता। ये ऐसा हमेशा जो है आपको अमावस्या को होता है, हमारी अमावस्या को ऐसा रहता है। ठीक है, और दूसरी जो टर्म होती है वो फुल मून की होती है, जो पूर्णिमा, जिस दिन आप पूरा सन देख, पूरा मून देखते हैं ना, बड़ा सा गोल सा मून निकलता है। ठीक है, तो पूरा इल्यूमिनेट होता है अर्थ से, क्यों? क्योंकि वो इस तरफ होता है और यहाँ से सन की रेज इस पे पूरी आती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है अर्थ की ओर। ठीक है, तो इस कंडीशन को फुल मून बोलते हैं। ये महीने में एक एक बार आती है, एक बार जो है हर महीने रफली रफली आती है। ठीक है, और न्यू मून भी एक बार आता है, 15 दिन का हाफ का न्यू मून की तरफ होता है, 15 दिन हाफ का जो है फुल मून की ओर होता है। ठीक है, कैसे काम करता है? ऐसे, राइट। अब ये जो यहाँ की जो कंडीशन होती है, जब मून जब यहाँ पर होता है इस कंडीशन पर, यानी कि यहाँ से वो सन की जो रेस है उसको अपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ से जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है अर्थ से। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन होगी यहाँ पे न्यू मून की, और जब मून पूरा अपीयर होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर फुल मून की। ठीक है, ये सन है, राइट। फिर ये अलग अलग कंडीशन होती है, यहाँ से न्यू मून से लेके फुल मून तक, यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये वेनिंग क्रिसेंट कहलाती है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वार्टर होती है, ये वीकली होती है। ये फिर यहाँ पे वेनिंग जो है गिबस कहलाती है। ये फिर वैक्सिंग गिबस कहलाती है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, वैक्सिंग क्रिसेंट कहलाती है और ये क्वार्टर कहलाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लगातार जो है ये मून काम करता है। आप मून को लगातार ऐसे ही देखेंगे, पहले थोड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा दिखाई देगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, फिर पूरा दिखाई देगा, धीरे धीरे मून कटना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये मून जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर अपीयर होने लगता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे। ठीक है, और क्योंकि जो मून की जो ऑर्बिट है उसमें अर्थ बीच में नहीं है, मतलब अर्थ बीच में ना होने की वजह से कैसा होता है कि अर्थ बीच में ना होने की वजह से ये इसका जो एक बार डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है और एक बार जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे 3,56,000 किलोमीटर होता है लगभग, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 4,06,000 किलोमीटर होता है लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट 4,06,700 है, उधर 3,56,500 है, बट मैं आपको रफली बता रहा हूँ। और जो एवरेज होता है वो 3,84,000 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस है। तो अब क्या होता है कि जब मून का मिनिमम डिस्टेंस होता है तो यानी कि मून उसके नजदीक होगा। अब इस कंडीशन में अगर न्यू मून होगा, मतलब सॉरी फुल मून होगा इस कंडीशन पे, ठीक है, तो वो सुपर मून कहलाता है, मतलब बहुत बड़ा मून दिखेगा। और अगर इस वाली कंडीशन पे फुल मून होगा तो वो माइक्रो मून कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है तो ये कंडीशन पेरेजी कहलाती है, और जब मैक्सिमम होता है तो ये कंडीशन एपोजी कहलाती है। ये याद रखना। ठीक है, ऊपर जो बताया वो भी याद रखना। आगे आने वाले लेक्चर में जो मैं आपको ओशनग्राफी कराऊंगा उसमें टाइड्स में ये काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये जो है परजी का न्यू मून है, सॉरी फुल मून है परजी के दौरान। ठीक है, और ये एपोजी के दौरान है। यहाँ साइज का फर्क है। आप ये टर्म कभी कभी सुनते हैं टीवी पे, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले आके बताएंगे आज होगा सबसे बड़ा जो है चंद्रमा दिखाई देगा आज सबसे बड़ा। तो वो परजी और अपोजी की कंडीशन है। परजी में नजदीक होता है मून इसलिए बड़ा दिखाई देता है, अपोजी में दूर होता है इसलिए छोटा दिखाई देता है, बस कोई खास कंडीशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, और इस कंडीशन को सुपर मून बोलते हैं। हालांकि इससे कोई टर्म नहीं है, ये जो नाम है ये एक रिचर्ड नॉलेज थे, उन्होंने 1979 में इस टर्म को दिया था। ठीक है, चलिए फिर कंडीशन आती है एक जो है लूनार एक्लिप्स की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि ये भी चांद से ही रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। बहुत सिंपल एक
वो रहता है। होता क्या है कि यहाँ पे जब कंडीशन क्या होती है कि जब यहाँ पर सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में हो, एग्जैक्ट एक डायरेक्शन में हो, तो मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है। ठीक है, समझिए, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो जो अर्थ की जो शैडो है वो मून पर आने लगती है यहाँ पर, तो इससे मून दिखता नहीं है। तो ये कंडीशन हमेशा फुल मून पर होती है। जब पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है तो अर्थ बीच में आने की वजह से मून पर उसकी जो है शैडो आने लगती है। इस कंडीशन को यहाँ पर हम लोग जो है क्या लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, तो मून कुछ टाइम के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है या पार्शियली दिखाई देता है। और इसमें भी दो टर्म होती है, जो शैडो वाला कंडीशन होती है वो यूमेरा कहलाता है, और जो लाइट जहां पे उसकी शैडो नहीं आ रही होती अर्थ की, वो जो है यहाँ पे पेनिबरा कहला रहा होता है। ठीक है, दो टर्म है। अब वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या अब यहाँ पर क्या होता है, मून के दौरान एक्लिप्स के दौरान जो है वो कभी कभी रेडिश कलर का हो जाता है मून, तो इसको जो है ब्लड मून का जो है ये यहाँ पर नाम दिया जाता है। ठीक है, और जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, अर्थ सन मून, तो इस कंडीशन को हम सिसगी बोलते हैं। ये टर्म भी याद रखिएगा, टाइड में जो है काम आएगी, मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, तीन टर्म होती है, एपोजी, पोरोजी और सिसगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, राइट, चलिए आगे। अब बात करते हैं सोलार एक्लिप्स की। बहुत सिंपल है सोलार एक्लिप्स में। इसमें क्या होता है कि सन, मून और अर्थ जब एग्जैक्ट एक ही लाइन में होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस कंडीशन में जो अर्थ है, ठीक है, उस पर मून की शैडो आने लगती है, राइट। तो ये कंडीशन में सोलार एक्लिप्स हो जाता है। कंप्लीट वहां पे होता है जहां पे इसकी शैडो कंप्लीट पड़ती है, बाकी एरिया में ये पार्शली होता है, जैसे कुछ एरिया में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये देख, मैंने बताया कि तीन होगा, और ये हमेशा जो कंडीशन होगी न्यू मून पर होगी। ठीक है, और ये अमावस्या को होगी हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन जो है ये यहाँ पर जो है वो काम करने लगती है, तो ये सोलर एक्लिप्स कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है सोलर एक्लिप्स के दौरान काम होता है। आपको मून दिखाई देगा, पहले कटा हुआ, फिर धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पर ये कंडीशन जो है डायमंड रिंग की कहलाती है। और ये कंडीशन में कोरोना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सरफेस पूरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये चला जाता है। तो ये कंडीशन जो है किसी भी सोलर एक्लिप्स में आप देख सकते हैं। बात करते हैं मून एक्सप्लोरेशन की, क्योंकि मून हमसे सबसे नजदीक है तो हमारे अट्रैक्शन का कारण भी रहा है। तो इंसान ने, जो ह्यूमन ने है, इस पे जाने की ठानी, और सबसे पहले ये काम जो है सोवियत यूनियन ने, या पुराना नाम रशिया का जो है सोवियत यूनियन रहा था, पुराने टाइम पे उसको यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, फिर 1991-2 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उससे 15 कुछ अलग कंट्री निकल गए, छोटे छोटे 15 से भी ज्यादा, और बाकी कंट्री जो है, बाकी बड़ा टुकड़ा रह गया जिसको हमने रशिया का नाम दिया। उससे पहले इसको सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है मून के लिए जो मिशन चलाया था, लूना 2 के नाम से चलाया था। मून पर उन्होंने जो है अपना एक प्रोब उतारा था मून के स्पेस पे सबसे पहली बार सितंबर 14, 1959 को। ठीक है, और फिर जो है, हालांकि इसकी स्टडी गैलीलियो गैलीली ने 1609 में कर ली थी। ठीक है, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इसकी स्टडी के बारे में बताया था। फिर नासा ने, जो यूनाइटेड स्टेट का जो नासा का फुल फॉर्म बताइएगा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नासा ने जो है वो अपोलो प्रोग्राम चलाया, और अपोलो प्रोग्राम में जो है एक उन्होंने यहाँ पे एक मिशन चलाया जिसका नाम था अपोलो 8, 1968 में। ठीक है, 6 जो है लोगों को लेकर ये गया था, सॉरी 6 बार इसने यहाँ पर लैंडिंग की, मैन लैंडिंग की अलग अलग टाइम पे। ठीक है, 1969 से लेके 1972 के बीच में, राइट, अलग अलग गए। और जो पहला मिशन गया था अपोलो 11 गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी गए थे। ठीक है, जो सबसे पहली बार जो है मून के सरफेस पे मैन जो है वो उतरा था। ठीक है, उसके बाद फिर अपोलो 17 मिशन जो है 1972 में गया। ठीक है, जो अनमैन्ड था, जो एक स्पेसक्राफ्ट में विजिट किया गया था, मतलब एक रोवर वहां पे छोड़ा गया था और उसने उसको विजिट किया था, राइट।
ठीक है, इंडिया ने भी इसमें इनिशिएट लिया, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। चंद्रयान मिशन जो है फर्स्ट चलाया, ठीक है, अक्टूबर 2008 में इन्होंने लॉन्च किया था, और वो जो है अगस्त 2009 तक जो है उसको ऑपरेट किया गया। बाद में चंद्रयान 2 अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो है इंडिया ने उसको चलाया था, ठीक है, जो सेकंड जो है लूनार एक्सप्लोरेशन था। हालांकि वो लगभग पार्शियली अनसक्सेस रहा, क्योंकि उस पे जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी, और जो वहां पे रोवर जो उतरना था उसने काम नहीं किया, ठीक है। चंद्रयान मिशन जो है वो इसरो ने इसको ऑपरेट किया, ठीक है, चंद्रयान 1 के बाद सितंबर 2019 में, ठीक है। लूनार के ऑर्बिट में गया, फिर उसके बाद इसमें विक्रम लैंडर था, जिसने एक रोवर को लैंड करना था, जिसका नाम प्रज्ञान था, ठीक है। वो एक रोवर था जिसने वहां पे लूनार के सरफेस पे उतरना था, जिसको इंडिया ने डेवलप किया था। लेकिन और इसको जो है इस मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से किया गया था। 2-3 है, उनको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को, राइट। लेकिन ये पार्शली फेल रहा, जिसमें मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर था, ये नीचे का ऑर्बिटर था जिसने ऑर्बिट में चक्कर लगाना था, और ये जो है ऊपर वाला विक्रम था, ठीक है। इसके अंदर फिर रोवर था जिसने उतर के वहां पे प्रज्ञान ने वहां पे काम करना था, बट ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, सॉफ्ट हार्ड लैंडिंग की वजह से ये काम नहीं कर सका, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था आपके हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए। राइट, हाँ मैं बोर करता हूँ, बट यू नो ये ज्ञान भी जरूरी है अगर आपने यूपीएससी को क्लियर करना है। तो आप हैव अ नाइस डे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, राइट, मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।